भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं दिव्यशिखा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। शंभू बॉर्डर पर आज एक बार फिर संग्राम छिड़ गया। किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच कर रहा है। पैदल मार्च के जरिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे किसानों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। आंसू गैस के गोले से कुछ किसान घायल हो गए हैं, जिसके बाद साथी किसान घायल किसानों को स्ट्रेचर पर उठाकर ले गए। इस बीच हरियाणा सरकार ने अंबाला के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश दिए हैं। आज से 17 दिसंबर तक इंटरनेट बंद रहेगा। शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए किसानों के विरोध मार्च के फिर से शुरू होने से कुछ घंटे पहले हरियाणा सरकार ने शनिवार को सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए अंबाला जिले के 12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को बंद कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान कथित गड़बड़ियों के आरोप में कई सरकारी अधिकारियों और निजी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि कर्नाटक में हुई इस धोखाधड़ी के चलते राज्य के खजाने को 177 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। आरोप चिकित्सा कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, किट और N95 मास्क की अवैध खरीद से जुड़ा है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के मुख्य लेखा अधिकारी डॉक्टर एम विष्णु प्रसाद द्वारा दर्ज की गई शिकायत में डीएमआई के पूर्व निदेशक और कुछ निजी कंपनियों के प्रबंधन सहित मुख्य हस्तियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला लड्डू विवाद की जांच के लिए गठित 6 सदस्यीय एसआईटी ने आज भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर के तमाम खंडों की जांच की। बाद में उन्होंने पोटू का भी निरीक्षण किया। तिरुमाला लड्डू विवाद की जांच कर रही एसआईटी टीम ने मंदिर के विभिन्न खंडों में निरीक्षण किया। जांच टीम ने मंदिर की रसोई की भी जांच की, जहां पवित्र तिरुमाला श्रीवारी लड्डू प्रसादम बनाया जाता है। उन्होंने संबंधित अभिलेखों की जांच करते हुए उस प्रयोगशाला की समीक्षा की जहां लड्डू की क्वालिटी चेक की जाती है। एसआईटी टीम ने आटा मिल में भी निरीक्षण किया। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने गुरुवार को कहा कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल गया है, जिसमें इजराइल अधिक मजबूत और ईरान कमजोर हो गया है। इजराइल पहुंचे सुलिवन ने कहा कि उनके इजराइल दौरे का उद्देश्य सीरिया के बशर अल असद के पतन के बाद सामने आए अवसर का लाभ उठाना है। उन्होंने कहा कि ईरान पर दबाव जारी रहेगा। इसी के साथ ही सुलिवन ने कसम खाई कि अमेरिका ईरान को भी कभी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। इजराइल में बोलते हुए सुलिवन ने कहा कि मध्य पूर्व में जो बदलाव हुए हैं वो ईरान और उसके प्रॉक्सी हमास या हिजबुल्लाह के नेताओं की योजना के अनुरूप नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शुक्रवार को फ्रैंकोइस बायरू को 2024 का अपना तीसरा प्रधानमंत्री नामित किया। मैक्रो के करीबी सहयोगी बायरू की प्राथमिकता 2024 के बजट को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कानून पारित करना होगा, जबकि अगले साल की शुरुआत में 2025 के कानून को लेकर तीखी बहस होने वाली है। 2025 के बिल पर संसदीय प्रतिरोध के कारण पूर्व प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार गिर गई थी। 62 साल के इतिहास में फ्रांस में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में हार का सामना करना पड़ा। 577 सीटों वाली फ्रांसीसी संसद के लिए इसी साल जुलाई में चुनाव हुए थे, लेकिन इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद मैक्रोन ने बार्नियर को प्रधानमंत्री चुना था। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर बार्नियर की कार्यशैली से विपक्ष नाराज था। अब खबरें व्यापार जगत से।
ईपीएफओ जनवरी से बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। श्रम मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जनवरी 2025 से ईपीएफ सदस्य पीएफ का पैसा एटीएम्स के जरिए निकाल सकते हैं, क्योंकि ईपीएफओ एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है अभी ईपीएफओ से अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो कौन सा नियम है और इसके आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को हर महीने अपने मूल वेतन का 12% फंड में जमा करना होता है। वहीं नियोक्ता इस योगदान के बराबर राशि जमा करता है। ईपीएफ अकाउंट में जमा की गई राशि पर सालाना ब्याज मिलता है और कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपना ईपीएफ में जमा की गई कुल राशि निकाल सकते हैं। महंगाई के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर आई है। गुरुवार को सरकार ने नवंबर में महंगाई दर के आंकड़े जारी किए, जो देश की जनता के लिए राहत भरे हैं। दरअसल अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ते हुए 6% के पार निकल गई थी, लेकिन नवंबर महीने में ये गिरकर 5.48% रह गई है। सरकार ने बताया कि खाद्य पदार्थों, खासकर सब्जियों की कीमतों में आई नरमी के चलते महंगाई घटी है। बुधवार को ही आरबीआई के गवर्नर का पद संभालने वाले संजय मल्होत्रा के लिए ये पहली गुड न्यूज़ है। गौरतलब है कि आरबीआई ने महंगाई दर को 4 से 6% के दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया है और नवंबर में ये फिर 6% से नीचे आ गई है। अब खबरें खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से ब्रिस्बेन के गाबा में शुरू हुआ है। ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी एक फेरबदल हुआ है। प्लेइंग 11 से अश्विन आउट। इस मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाज आकाशदीप की एंट्री हुई। आकाशदीप ने हर्षित राणा की जगह ली, जो एडिलेड टेस्ट में काफी महंगे साबित हुए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से ब्रिस्बेन के गाबा में शुरू हुआ है। भारतीय टीम ने पर्थ टेस्ट में 295 रनों से जीत हासिल की थी, जबकि एडिलेड टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता था। अब जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो सीरीज में बढ़त ले लेगी। देखा जाए तो ब्रिस्बेन का गाबा मैदान क्रिकेट जगत को कई ऐतिहासिक पल दे चुका है। 64 साल पहले यानी साल 1960 में 14 दिसंबर को ही गाबा में इतिहास रच गया था। तब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया टेस्ट मैच टाई हो गया था। क्रिकेट इतिहास का ये पहला टाई टेस्ट मैच था। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए आज के लिए विदा। नमस्कार।